नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ये इंट्रोडक्शन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ताकि जो मैंने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करे हैं उसमें जो मैं इंग्लिश के वर्ड्स बोलती हूँ, इंट्रोडक्शन की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि वो जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसकी हेल्प से आप वो क्वेश्चंस भी समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेखा एवं कोण। रेखा होता है लाइंस और कोण होते हैं एंगल्स। अब हम पहले कोण के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम रेखाओं पे आएंगे। तो कोण ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने नाम सुना या पहली बार पढ़ रहे हो, पहले भी हमने कोण के बारे में पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। तो जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उसमें कौन कौन से कोण आते हैं? सबसे पहला है न्यून कोण। अब न्यून कोण कौन सा होता है? ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होते हैं वो। जैसे कि उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आता है अधिक कोण। अब अधिक कोण कौन सा होता है? जैसे न्यून कोण होता है उसका उल्टा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होता है। और वो कैसे बनता है? इस तरफ को इस तरफ। ठीक है, याद है ना ये सब। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है समकोण। समकोण कौन सा होता है? जिसका माप पूरा 90 डिग्री हो। इस तरह का जो हमारा बनता है वो हमारा होता है समकोण। उसके बाद आता है हमारा ऋजु कोण। ऋजु कोण कौन सा होता था? जो 180 डिग्री का होता था, मतलब यूं सीधा बनता था। ये हमारा होता था ऋजु कोण। अब उसके बाद पांचवें नंबर पे हमने एक और पढ़ा है जो कि है बृहद कोण। वो कौन सा होता था? जो 180 से भी बड़ा होता था। और इसको हमें याद कैसे रहता है कि ये उल्टा बनता था, नीचे की तरफ। जैसे बाकी सब ऊपर की तरफ बनते हैं, ये हमारा नीचे की तरफ बनता था। तो ये सारे वो कोण हैं जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें इन कोणों का शायद हम इस्तेमाल करें, बट ये कोण नहीं पढ़ने, हम संबंधित कोण पढ़ेंगे जो कि इन्हीं से ही बनते हैं पर थोड़े से अलग होते हैं। तो एक एक करके हम उनको समझेंगे। बहुत आसान है, अगर आपको समझ आएगा तो वो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम एक एक करके उनपे आते हैं। अब जो हमारे संबंधित कोण है उसमें जो आपके पास पहला कोण है वो है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जब अगर आपके पास दो कोण दे रखे हैं और जो उनका माप है उनका जब आप योग करोगे, मतलब दोनों के माप को जब आप जमा करोगे तो आपके पास उत्तर में 90 डिग्री आएगा। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो कोण दे रखे हैं, ये मान लो 30 डिग्री है, ये मान लेते हैं हम कि 60 डिग्री है। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों कोण पूरक कोण है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे 30 डिग्री है, इसको जमा कर देंगे 60 डिग्री के साथ। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आया है, इसका मतलब ये एक पूरक कोण है। ठीक है, समझ में आया? अब इस तरह के आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? मान लो आपको एक कोण दे दिया और आपको बता दिया कि ये 70 डिग्री का है। ठीक है, अब जो दूसरा कोण है इसका आपको माप नहीं दे रखा, वो आपको निकालना है, लेकिन ये बता रखा है कि ये दोनों पूरक कोण है। अगर हमें पता है कि ये दोनों पूरक कोण है तो इसका मतलब है 70 डिग्री में अगर मैं ये वाला, इसको हम x ले लेते हैं, इसको जमा करूंगी तो मेरे पास उत्तर 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये दे रखा है कि ये पूरक कोण है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x 90 डिग्री और ये 70 डिग्री इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम 70 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 20 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो दूसरा हमने जिसको x मान लिया था ये हमारा 20 डिग्री का होगा। तो इस तरह के आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला संबंधित कोण जिसका नाम है पूरक कोण। अब आते हैं अगले पे। अब हमारे पास जो दूसरा है उसका नाम है संपूरक कोण। अभी जो हमने पढ़ा वो था पूरक कोण, उसमें दो कोण का जो माप होता है उनका योग 90 डिग्री होता है। इसमें सेम वही चीज है, दो कोण आपको दे रखे होंगे और उनका जो माप है उसका योग आपके पास 180 डिग्री आएगा। तो उसमें और इसमें बस इतना फर्क है कि पूरक में
90 डिग्री होता है और इसमें 180 डिग्री होता है। अब जैसे कि अगर मेरे पास दो कोण है, एक इस तरह से मान लो 70 डिग्री है और एक इस तरह से, ये मान लेते हैं हम 110 डिग्री है, तो हमें बताना है कि क्या ये कोण संपूरक कोण है। तो हम क्या करेंगे, इनका जो माप हमें दिया हुआ है उसको जमा कर देंगे। तो इनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों संपूरक कोण है। और जैसे पूरक में आपके पास प्रश्न आता है, इसमें भी आ सकता है। अगर मान लो आपके पास एक एंगल 100 डिग्री का दिया हुआ है और दूसरा आपको निकालना है और ये बता दिया है कि ये क्या है, संपूरक कोण। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि जब हम 100 में इसको हम x ले लेते हैं, x को जमा करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। तो x कैसे निकालेंगे, 180 में से 100 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 80 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि जो दूसरा हमें कोण दे रखा था वो 80 डिग्री का होगा। समझ में आया? तो ये था हमारा दूसरा, जिसका नाम है संपूर्ण कोण। अब आते हैं अपने तीसरे वाले पे। अब तीसरे नंबर पे जो आ रहा है उसका नाम है आसन कोण। अब इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी दो कोण दे रखे और आपसे पूछा है क्या वो आसन कोण है या नहीं, तो आपको उसमें तीन चीजें देखनी पड़ेगी। वो तीन चीजें क्या है वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक उदाहरण बना लेते हैं, इस और इसको हमने नाम दे दिया A, O, B और C। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो कोण ले रही हूं। एक हम लेते हैं AOB, मतलब कि ये वाला कोण, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं BOC, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों कोण आसन कोण है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है, पहली चीज क्या है, सामान्य शीर्ष। अब वो कैसे देखेंगे, शीर्ष क्या होता है, जो इसके कोने वाले ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। अब आपको देखना है सामान्य, सामान्य मतलब ऐसा जो इन दोनों कोण के में आता हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप O देखोगे तो ये वाला जो शीर्ष है ये AOB में भी आ रहा है, BOC में भी आ रहा है, मतलब ये सामान्य शीर्ष है। तो मतलब पहली चीज तो हमारी हो गई पूरी, जो यहाँ पे लिखा था। दूसरे नंबर पे आता है सामान्य भुजा। भुजा क्या होती है, एक कोण में जो ये आपके पास ये लंबी वाली लाइनें जाती हैं, ये होती हैं भुजाएं, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या इन दोनों में कोई सामान्य भुजा है। जैसे कि अगर आप AOB में देखो तो उसकी कौन कौन सी है, एक भुजा OA है, एक भुजा OB है। इसी तरह से अगर हम BOC में देखें तो BOC में एक भुजा OB है और एक भुजा OC है। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में OB है, ऊपर वाले कोण में भी है, नीचे वाले कोण में भी। तो इसका मतलब OB हमारी सामान्य भुजा हो गई। समझ में आया? तो दूसरी चीज भी हमारी पूरी होगी। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले हम इसे पढ़ते हैं, जो सामान्य नहीं है। यहाँ पे भुजाओं की बात हो रही है, जो सामान्य नहीं है। अब इनमें से OB तो दोनों में है, वो हमारी सामान्य भुजा होगी। अब जो सामान्य भुजा नहीं है वो कौन सी है, OA और OC, ठीक है। अब यहाँ पे है जो सामान्य नहीं है वे सामान्य भुजा के एक एक तरफ हो। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो सामान्य भुजाएं नहीं है वो इस सामान्य भुजा के एक एक तरफ हो। अब ये जो हमारी सामान्य भुजा है, एक तरफ OA है और उसके एक तरफ OC है। मतलब ये जो हमारा तीसरा पॉइंट था ये भी पूरा हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दो कोण है ये हमारे आसन कोण, ठीक है। अब इनमें आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी वो मैं आपको एक और उदाहरण के साथ समझाती हूँ। अब मान लो आपको फिर से इसी तरह से भुजाएं दे रखी हैं, इनका हम नाम लिख लेते हैं ABC और इसको दे देते हैं O नाम। अब ध्यान से देखना कि हम कोण कौन से ले रहे हैं। पहला कोण जो मैं ले रही हूँ वो है AOB। AOB मतलब ये वाला कोण ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और जो दूसरा कोण ले रहे हैं हम वो है AOC।
AOC। अब AOC कौन सा है? AOC ये पूरा है, ठीक है। पहले हमने ये वाला और ये वाला लिया था, अब हमने एक ऊपर वाला लिया है और एक ये पूरा लिया है। अब आपको बताना है क्या AOB और AOC आसन कोण है या नहीं। फिर से अगर हमें बताना है ये है या नहीं तो हम अपने इन 3 पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे है सामान्य शीर्ष। तो देखो यहाँ पे कोई सामान्य शीर्ष है इन दोनों में, AOB O है इसमें, AOC फिर से O है, मतलब कि पहली चीज हमारी पूरी हो गई। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हमें सामान्य शीर्ष मिल गया। अब अगला है सामान्य भुजा। अब यहाँ पे देखो कोई सामान्य भुजा है, इसमें अगर हम पहला देखें AOB तो इसमें OA एक भुजा है और OB एक भुजा है, ठीक है। दूसरा AOC में OA एक भुजा है और OC एक भुजा है। अब यहाँ पे जो सामान्य है दोनों में वो OA है, तो मतलब दूसरा पॉइंट भी हमारा पूरा हो गया क्योंकि हमें एक सामान्य भुजा मिल गई। अब तीसरे पे आ जाओ, जो सामान्य नहीं है, मतलब अब जो भुजाएं सामान्य नहीं है वो कौन कौन सी है? OB सामान्य नहीं है और OC सामान्य नहीं, क्योंकि वो दोनों में नहीं आ रही। कौन सी सामान्य है? OA। तो वे सामान्य भुजा के एक एक तरफ हो। अब क्या ये जो सामान्य भुजा है इसके दोनों तरफ पे असामान्य भुजा है हमारे पास? नहीं, नीचे ही OB भी नीचे है और OC भी नीचे है, इसकी दोनों तरफ नहीं है। अगर दोनों तरफ नहीं है तो इसका मतलब है कि जो तीसरा आपका पॉइंट है ये पूरा नहीं हुआ, और अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट पूरा नहीं होता तो वो आसन कोण नहीं हो सकता। समझ में आया? सबसे ज्यादा आपके पास यही होगा कि तीसरा पॉइंट पूरा हो रहा है नहीं, क्योंकि आपको शीर्ष भी मिल जाएगा सामान्य और भुजा भी मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले कोण पे। अब आते हैं अगले नंबर पे, वो है रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म क्या होता है? इसमें भी हमें बस 2 कोण होते हैं, उनका माप देखना होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो जो 2 कोण है वो आसन कोण होने चाहिए। अभी हम पढ़ के आए हैं आसन कोण कौन से होते हैं? जिसमें 3 चीजें पूरी हो रखी होती है। तो अगर आपके पास 2 आसन कोण है और उनका जो माप है उसका योग 180 डिग्री है तो वो हमारा रैखिक युग्म कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो आपको जो 2 कोण का माप दे रखा है वो यहाँ दे रखा है, एक आपको 100 दे रखा है और एक 80 डिग्री दे रखा है। अब आपको देखना है क्या ये रैखिक युग्म कहलाएगा। देखो अब इसमें अगर मैं 80 को 100 में जमा करूं तो मेरे पास आएगा 180, मतलब ये रैखिक युग्म है। इसकी पहचान एक और बहुत आसान है कि जो रैखिक युग्म होता है ये हमेशा एक सीधी रेखा पे बनता है, और ऐसा नहीं कि इसी तरह से होगा, हो सकता है सीधी रेखा इस प्रकार से हो और यहाँ पे इस कोण और इस कोण की बात कर रहे हो, पर ये सीधी रेखा है, मतलब ये मिलके पूरा 180 बनाएगा, तो वो हमारा होता है रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म बहुत काम आएगा क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें इस तरह से आपके पास कुछ दे रखा होगा और एक आपको कोण बता दिया जाएगा और एक आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि अगर मान लो ये हमें बता दिया कि ये 70 है, ये हम ऐसे ही ले रहे हैं, जरूरी नहीं है ये उतना ही आए, वैसे भी ये अधिक कोण बन रहा है तो ये 70 डिग्री नहीं हो सकता। पर अगर ऐसा आपको एक दे रखा हो कि ये 70 है, दूसरा निकालो, तो आप कैसे करोगे? आपको पता है कि 70 जमा करेंगे, ये जो दूसरा निकालना है तो हमारे पास 180 आएगा क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो इस तरह से आप दूसरा वाला जो हमें नहीं दे रखा वो निकाल पाओगे। समझ में आ गया? अब आते हैं अगले पे। अब आते हैं अपने आखिरी संबंधित कोण पे जिसका नाम है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब ये कोण कब कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। अगर आपके पास 2 रेखाएं हैं और वो रेखाएं एक दूसरे को काट के जा रही हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। तो 2 रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो जो आपके पास कोण बनते हैं, जैसे कि ये एक कोण बना हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अब इसी के ही जो विपरीत कोण होगा, मतलब कि जो यहाँ पे बना है ये वाला कोण,
तो ये जो दो कोण है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। जैसे यहाँ पे ये विपरीत कोण बन रहे हैं, इसी तरह से अगर हम इन रेखाओं में यहाँ देखें तो ये भी जो होते हैं ये भी हमारे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं। मतलब कि दो लाइनों को अगर आप दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए दिखाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये कोण बनेंगे, ठीक है। और जब भी ये कोण होते हैं तो ये हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कि अगर ये आपको दे रखा हो कि ये 30 डिग्री का है तो इसके जो विपरीत है मतलब इसके साथ का ये वाला जो है ये भी 30 डिग्री होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे ये 60 दे रखा है तो इसका यहाँ वाला भी 60 डिग्री होगा। मतलब कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना कि अगर ये 30 दे रखा है तो आप कहोगे कि ये वाला भी 30 होगा, सारे 30 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आमने सामने विपरीत जो है उन कोणों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ हमारे संबंधित कोण खत्म होते हैं। अब आते हैं रेखाओं पे। अब हम बात करते हैं रेखाओं की। जो हमारे पास इस चैप्टर में रेखा युग्म है हम उसकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं? जब आपके पास दो रेखाएं दे रखी होती हैं और वो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जा रही होती है, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक रेखा है और दूसरी रेखा इसके ऊपर से निकलती हुई जा रही है। तो ये जो रेखाएं अब यहाँ पे बनी है इनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये जो यहाँ पे आपके पास पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों मिल रही हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। समझ में आया? दूसरे नंबर पे हमारे पास है तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा क्या होती है? इसमें अगर आपके पास कोई भी दो रेखाएं इस तरह से दे रखी है और इन दो रेखा के ऊपर से एक रेखा जा रही है इन दोनों को काटते हुए, तो ये जो रेखा काटते हुए जा रही है ये होती है हमारी तिर्यकछेदी रेखा। अब ये जो रेखा है जिसने इन दो रेखाओं को काटा है, इसकी मदद से हमारे पास बहुत सारे कोण बनेंगे जो कि हम अगले टॉपिक में अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आते हैं अपनी आखिरी रेखा जो हमें दे रखी है, वो है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कभी भी आगे बढ़कर भी प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब कि जैसे ये दो अगर मैं रेखा बना रही हूँ, इसको आप कितना भी आगे ले जाओ ये कहीं भी आगे जाके एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है या हम बोल सकते हैं इनके बीच की जो जगह होती है ये सामान्य रहते हैं। इनको आप जितना भी बड़ा कर लो ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके काटेंगी नहीं। इस तरह से ये सीधी रहेगी, ठीक है। तो ये हमने तीन तरह की अपनी रेखा पढ़ी। पहले नंबर पे थी प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब कि जो एक दूसरे को काट रही हैं। दूसरे नंबर पे है तिर्यकछेदी रेखा, इसमें दो रेखाओं को एक रेखा दो अलग अलग बिंदु पे काटती हुई जा रही है। और समांतर रेखाएं हमारी होती हैं जिनके बीच का जो जगह है वो बराबर रहती है, वो कभी भी रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। अब आते हैं, अभी हमने पहले उसमें पढ़ा था कि ये वाली जो रेखा है जो इन दो रेखाओं को काटती हुई जा रही रेखा, अब इसकी मदद मैंने नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये सारे कोण बन रहे हैं। जैसे कि एक इस तरह से, दो इस तरह से, तीन ये, 4 5 6 7 8, इस तरह से ये अलग अलग कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पे इन कोणों में कुछ नाम होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है अंतः कोण। अब यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से है? अंतः कोण का मतलब है अंदर वाले। तो इसमें अगर आप इस पूरे को देखोगे तो अंदर वाले कोण आपको कौन कौन से दिखेंगे? ये अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर है और ये अंदर है। मतलब कि चौथा, तीसरा, पांचवा और छठा, ठीक है। ये सारी जो है ये अंदर के कोण है। इसी तरह से अगला है हमारे पास बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण। जैसे अगर ये चार अंदर के हो गए तो बाहर वाले कौन से हैं? 1 2 7 और 8, मतलब 1, दूसरा वाला, 7वां वाला और 8वां वाला, ठीक है। अब आगे देखो, अगला है संगत कोण। अब हमें ये समझना पड़ेगा संगत कोण
कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से ये बना के दिखा रही हूँ। संगत कोण होते हैं जैसे कि अगर मैं इस वाले की बात कर रही हूँ ऊपर से ये वाला, तो इसी स्थान पे नीचे जो होगा, जैसे कि यहाँ पे ये है तो इसमें नीचे ये वाला हो गया। समझ में आया? सेम स्थान पे जो एक ही स्थान पे है, ये ऊपर बन रहा है ये नीचे बन रहा है। ऐसे ही यहाँ वाले का अगर हम देखें तो वो ये वाला सेम स्थान होगा। यहाँ वाले का देखोगे तो ये वाला होगा, यहाँ वाले का देखोगे तो ये वाला होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे संगत कोण। अब ये एक साथ हमेशा दो आएंगे, जैसे कि अगर मैं एंगल 1 की बात करूं तो ये सेम नीचे कहाँ पे है, ये वाला, तो मतलब पहला कोण और पांचवा ये एक पूरा बन गया पेयर में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा और छठा, ये और ये सेम स्थान पे है। फिर चौथा और आठवां, और उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा और सात। समझ में आ गया? ये होते हैं संगत कोण। उसके बाद हमारे पास आते हैं एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण अभी हमने पढ़ा। एकांतर कोण कौन से होते हैं? एकांतर कोण होते हैं जैसे कि अगर ये अभी हम अंदर वाले देख रहे हैं तो अंदर वाले हमारे पास ये 4 है, 4 3 5 6, ये अंदर वाले कोण है। अब इनमें से अगर मैं चौथे की बात करूं तो ये इस तरह से है, इसके इस तरफ वाला देखना है आपको, ये छठा वाला हो गया। ऐसे ही तीसरे के इस तरफ वाला पांचवा हो जाएगा। एक बार यहाँ पे फिर से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो ये अंदर वाले की बात करेंगे तो ये और ये हो जाएगा। इसी तरह से अंदर अगर इस वाले की बात करोगे तो इसके यहाँ वाला हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लिखते हैं एकांतर अंतःकोण में 4 और 6 और साथ में 3 और 5। ठीक है, अब आखिरी वाला है एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण अभी हमने पढ़ा, मतलब बाहर वाले कोण। अब ये कैसे देखोगे एकांतर? एक के इस तरफ कौन सा है? 7, तो ये हो गया 1 और 7। फिर 2 के इस तरफ 8, तो मतलब 2 और 8। समझ में आ गए? अब इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर ये सब आपको कोण समझ आ गए, कौन कौन से कोण होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। अब अगर ये जो दो रेखाएं हैं, अगर ये समांतर रेखाएं हैं, मतलब कि ये दोनों अगर दे रखे हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो लाइन जिसने इसे कट करा है, इस रेखा से जितने भी ये कोण बनेंगे ये सारे बराबर होंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे अगर हम संगत कोण की बात करें, ये इनकी बात नहीं कर रहे, हम संगत कोण की बात करें तो 1 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा और 3 7 के बराबर होगा। इसी तरह से एकांतर अंतःकोण में 4 6 के बराबर होगा, 3 5 के बराबर होगा और एकांतर बाह्य कोण के हिसाब से 1 7 के बराबर होगा और 2 8 के बराबर होगा। तो ये सारे कोण बराबर होंगे एक दूसरे के। ऐसा नहीं कि सारे ही सेम हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे। एक तरह का कोण रहता है जो कि तिरछेदी रेखा से बनता है, वो है तिरछेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाला अंतःकोण। जैसे कि अगर मेरे पास ये दो रेखाएं हैं, इसके ऊपर ये जो मैंने डाली रेखा, ये कौन सी है? हमारी तिरछेदी रेखा। अब यहाँ पे कौन से एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण है? कौन से वाले हैं? जैसे कि अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये अंतःकोण है, इसकी एक ही तरफ बनने वाला दूसरा कोण होगा ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इस वाली कोण की बात करूं तो इसके एक ही तरफ बनने वाला ये वाला कोण होगा। ठीक है, अब इसमें आपको मदद कैसे होगी? अगर वो समांतर रेखाएं हैं तो ये दोनों का अगर आप योग करोगे तो वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। मतलब कि अगर ये आपको 30 दे रखा होगा और आपको ये निकालना होगा तो वो 180 में से 30 माइनस करके आप निकाल सकते। मतलब ये और ये मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। इसी प्रकार ये और ये मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। अब हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है जो मैंने एक्सरसाइजेस में यूज करे हैं, उसके
जो हिंदी कहते हैं सबसे पहले है लाइन। लाइन को हम कहते हैं हिंदी में रेखा। एंगल, कोण, जो चैप्टर का नाम है, रेखा एवं कोण। उसके बाद है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारी होती है समांतर रेखाएं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं एकांतर कोण। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं संपूरक कोण। अब यहाँ पे देखोगे ये जो लिखा हुआ है ये एंगल्स लिखा है। बेसिकली एंगल हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं लेकिन ये उसका साइन है, इसलिए एंगल और एस, ये एंगल्स बन गया। उसके बाद है एडजेसेंट एंगल्स, मतलब आसन्न कोण। वर्टेक्स जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। उसके बाद आर्म होता है भुजा। अब आते हैं अगले पे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमारा होता है रैखिक योग। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे होते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रतिच्छेदी रेखा। ट्रांसवर्सल हमारी होती है तिर्यक। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स होते हैं अंतः कोण। एक्सटीरियर एंगल होते हैं बाह्य कोण, इसको हम बाहरी कोण भी बोलते हैं। और लास्ट में मेरे पास है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि होते हैं संगत कोण। तो अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, तो अब इसके बाद आपको पता होगा कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।